एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती काट रहे हो कि नहीं? मौज मस्ती होती रहनी चाहिए, है कि नहीं? आज भी हम मौज मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। भाई देखो, वैसे तो इतना मौज मस्ती वाला चैप्टर है नहीं यार, बड़ी हिस्ट्री है इसमें, बट स्टिल हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको इजी से इजी लैंग्वेज में समझा जाए। ठीक है, ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, सुन सुन के अपना काम निकल जाए, है कि नहीं? तो चलो आराम से ईयरफोन लगाओ, आलती पालती मार के बैठो और चिल मारो। ऐसे ज़्यादा आलती पालती आप आराम से बैठोगे ना तो पढ़ाई नहीं होती, ऐसा लोग कहते हैं। चलो जी शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपने सुना होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ते आप नहीं हो मुझे पता है, यूट्यूब वीडियो देखी होगी कि पूरे जो वर्ल्ड में ना हमारा कंट्री इंडिया, उसमें बहुत वेराइटी पाई जाती है। अनेक तरह के कल्चर हैं, अनेक तरह के क्लाइमेट हैं और बहुत कुछ है। तो सालों से, बहुत सालों से ट्रैवलर्स जो अलग अलग रीजन्स, अलग अलग क्लाइमेट से इंडिया में आए थे, वो इंडिया को बहुत रिच मानते थे। कैसे? उनके लिए इंडिया क्या था? एक लैंड ऑफ वंडर था। भाई एक ही देश में इतना अलग अलग तरीके का कल्चर, इतना पैसा, इतना अच्छा रिलीजन, फिलॉसफी, आर्ट, आर्किटेक्चर, सब कुछ बहुत अच्छा था। एज वेल एज हमारे यहाँ की जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस थी ना, वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। यानी अगर आप ध्यान से सोचो नॉट देखो, श्री राम के टाइम पे या कृष्ण के टाइम पे भी हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ प्रॉपर बच्चे जाया करते थे और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ उन्हें अपनी नॉलेज गेन करनी रहती थी। तो वो क्या है? वो एंशिएंट एजुकेशन है, जो इंडियन सिस्टम है पूरी तरह कि एक गुरु इतने टीचर, जो आज तक चला आ रहा है। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशिएंट टाइम, उसको ऐसा सोर्स माना गया है नॉलेज का, ट्रेडिशन का, प्रैक्टिस, जो आज भी हम ह्यूमैनिटी में एनकरेज हो रही हैं। आगे इंट्रोडक्शन समझ में। चलो अब एक एक करके चैप्टर के पार्ट्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करें सैलिएंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। तो कौन कौन से फीचर्स थे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के जो उस समय फॉलो किया जा रहा था? तो ऋग्वेद के टाइम की अगर बात करें, उस समय का एजुकेशन सिस्टम जो था ना, वो ऐसे इवॉल्व हुआ था उस समय कि जो एक बच्चे की ना होलिस्टिक डेवलपमेंट की पे बात करता था। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि उसको ज्ञान दे दो, फिजिकल उसको कर दो, नहीं, ओवरऑल ग्रोथ, इनर भी और आउटर भी, यानी कि मेंटली भी और ओवरऑल एक बंदे को कितनी नॉलेज है, वो मोरल्स पे, फिजिकल पे, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कवर करता था। उस समय वैल्यू सच एज ह्यूमिलिटी, ट्रुथफुलनेस, सच बोलना, डाउन टू द अर्थ रहना, डिसिप्लिन्ड होना, सेल्फ अपने आप के लिए डिपेंडेंट रहना और रिस्पेक्ट करना दुनिया के सारे क्रिएचर्स की, है ना, ये सिखाया जाता था। स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। आप श्री राम के टाइम पे भी गुरुकुल याद रखा देखोगे तो वो जंगलों में हुआ करते थे, पेड़ पौधों के बीच में। इसीलिए ऐसे नहीं स्कूल की एक बड़ी बिल्डिंग बना दी अलग, नहीं, नेचर के साथ बहुत कनेक्ट किया जाता था सबको। टीचिंग और लर्निंग दोनों को ही अलाउ किया गया था बाय द टेनेट्स ऑफ वेदास एंड उपनिषद, फिलिंग ड्यूटीज टुवर्ड्स सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी, दस एनकम्पासिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यानी कि वेदास और उपनिषद में जो हमने देखा वो क्या है कि टीचिंग और लर्निंग दोनों ही कुछ इस तरीके से थी कि वो लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को टच करे। एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड ऑन बोथ लर्निंग, फिजिकल एंड डेवलपमेंट, मतलब सीखने पे भी और फिजिकल डेवलपमेंट पे भी। ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान दिए जा रहे हैं, फिजिकली बच्चा लल्लू रह गया, नहीं, उसको स्पोर्ट्स भी सिखाते थे और उसकी बॉडी को भी मजबूत करना था, डिसिप्लिन भी देना था और ज्ञान भी देना था। अदर वर्ड्स में एक हेल्दी माइंड और एक हेल्दी बॉडी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया जाता था। यू कैन सी दैट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया हैज़ अ हेरिटेज ऑफ बीइंग प्रैग्मैटिक, अचीवेबल एंड कॉम्प्लीमेंटरी टू लाइफ। समझ रहे हो? प्रैग्मैटिक मतलब क्या होता है? प्रैग्मैटिक मतलब चीज़ों को ना सेंसिबली समझना, सेंसिबली डील करना। ऐसे नहीं कि कुछ भी हड़बड़ी में, हर चीज़ हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना, अचीवेबल जो पॉसिबल है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू लाइफ, यानी कि जितनी लाइफ इंपॉर्टेंट है उतनी ही वो एजुकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ एजुकेशन। उस समय हम किन चीज़ों से पढ़ा करते थे? The ancient system of education was the education of Vedas, Brahmans, Upanishad and Dharmasutra। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ा जाता था। आपने नाम ज़रूर सुना होगा कि इसका आर्यभट्ट का, पनीनी का, कात्यायना का, पतंजलि, ये सब कौन थे? बहुत ही स्किल्ड, उस ज़माने के बहुत ही ज़्यादा बड़े थिंकर्स थे, या फिर अपने अपने फील्ड में। आर्यभट्ट बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। पतंजलि जिन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ उस ज़माने में बना के दे दी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, है ना, आज भी पतंजलि कंपनी चल रही है। इनकी जो राइटिंग थी या मेडिकल ट्रीटीज़ थी ऑफ चक्रास एंड सुश्रुता वर ऑल्सो सम सोर्स ऑफ लर्निंग, इनसे भी सीखा गया। डिस्टिंक्शन वॉज ऑल्सो मेड बिटवीन शास्त्र, उसके अलावा शास्त्र जो कहते हैं ना, अलग अलग शास्त्र, ये विद्या वो विद्या, ये सारी जिसे कहते हैं डिसिप्लिन्स
एंड काव्य, काव्य क्या होती है, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लिटरेचर यानी कि कहानियाँ, ये इनसे भी सीखा जाता था उस समय की एजुकेशन। सोर्स ऑफ लर्निंग वर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन सच एज, अब जो आपके इतिहास थे, मतलब जो डिसिप्लिन थे, शास्त्र थे, कितने तरीके थे, इतिहास हो सकता है, अनिवीक्षी यानी कि लॉजिक, मैथमेटिकल बिल्डिंग होती ना, मीमांसा यानी कि इंटरप्रिटेशन, और उसके अलावा क्या था, शिलापा शास्त्र यानी कि आर्किटेक्चर, है ना, अर्थशास्त्र, पॉलिटी, वर्त, वर्त क्या था, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, एनिमल, ये सब कुछ, और धनुर्विद्या यानी कि आर्चरी, जो कि श्री राम ने या अर्जुन ने सीखी थी। फिजिकल एजुकेशन टू वॉज एन इंपॉर्टेंट करिकुलर एरिया एंड पीपल्स पार्टिसिपेटेड इन क्रीड़ा। देखो उस समय, इतने पहले की हम बात करें, उस समय फिजिकल एक्टिविटी, जो आज गेम्स पीरियड होता है ना, उसकी बहुत वैल्यू थी। उस समय के भी बच्चे अलग अलग क्रीड़ा यानी गेम्स में पार्टिसिपेट करते थे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, और जिन्हें उस समय क्या कहा जाता था, व्याय परम प्रखरा, है ना, मतलब व्याय परंपरा मतलब क्या चीज़ हो गई आपकी, एक्सरसाइजेज, धनुर्विद्या, आर्चरी, ताकि वो मार्शल स्किल्स और योग साधना यानी कि ट्रेनिंग द माइंड एंड द बॉडी। तो अब इन सब के बीच में द गुरुज एंड देयर प्यूपिल यानी कि स्टूडेंट क्या करते थे, वर्कड कंसाइंशियसली टुगेदर टू बिकम प्रोफिशिएंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। वो एक गुरु और बहुत सारे बच्चे मिल के काम करते थे ताकि सीखने के सभी एस्पेक्ट्स को वो कवर कर पाएँ। इन ऑर्डर टू एसेस पीपल्स लर्निंग, अब उनको पता करने के लिए गुरुओं को कि भाई जैसे टेस्ट होते हैं ना, शास्त्र अर्थ जैसे कहते हैं, लर्न डिबेट्स ऑर्गेनाइज की जाती थी। पीपल्स एट द एडवांस स्टेज ऑफ लर्निंग गाइडेड यंगर पीपल्स। उस समय क्या था, जो लोग थोड़े बड़े स्टूडेंट थे, जैसे आज है 12th क्लास के, है ना, ऐसा समझ लो, तो वो क्या करते थे, अपने से छोटे शिष्य जो थे उनको गाइड करा करते थे। दे आर ऑल्सो एग्जिस्टेड द सिस्टम ऑफ पीयर लर्निंग, और पीयर लर्निंग यानी कि दोस्तों से सीखना, वो भी उस समय सिस्टम हुआ करता था। तो अब बात करते हैं एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो था ना उस समय का इंडिया में, वो क्या था, अ वे ऑफ लाइफ, कैसे था, जीने का एक तरीका था। देखो एंशिएंट इंडिया में ना ऐसे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते थे जो हम आज पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इवन एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। उसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें थी जिन पर ध्यान दिया जाता था। एंशिएंट इंडिया में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों ही तरीके की एजुकेशन एग्जिस्ट करती थी। इंडिजिनस एजुकेशन यानी कि खुद की बनाई हुई चीज़ें जो होती है ना, हमारे देश की आपस की चीज़ें, वो भी घर पे सिखाई जाती थी, मंदिरों में, पाठशाला, टोल, चतुष्पदी, गुरुकुल, सब कहती लोकल जगह जहाँ पढ़ाई होती थी, जहाँ पे क्या गीता सार, जिंदगी जीने के तरीके, अच्छी अच्छी कहानियाँ, मतलब एक इंसान को ना मेंटल ग्रोथ दी जाती थी उस समय। देयर वर पीपल इन होम, विलेजेस, टेम्पल, जो यंग बच्चों को गाइड करते थे एक जिंदगी आराम से जीने के तरीके, है ना। जैसे आज के टाइम पर जो धर्म गुरु होते हैं, ऐसे नहीं कि आपको कुछ भी उल्टा सीधा के टोना टोटका, ये नहीं, रियल चीज़ें सिखाई जाती थी। मेडिटेशन, माइंड को कैसे शांत रखें, लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, ये सारी चीज़ें, डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस, ये सब चीज़ें, इवन मंदिरों में भी ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, है ना। स्टूडेंट विहार या यूनिवर्सिटी जाते थे सिर्फ हायर नॉलेज लेने, और उस समय की टीचिंग लार्जली ओरल थी, लिखी नहीं जाती थी चीज़ें बाय हार्ट याद करी जाती थी, है ना। एक टीचर अपने स्टूडेंट को सिखाता था और वो उसको बाय हार्ट याद करता था, हर दिन मेडिटेट करते थे जो उन्होंने क्लास में सीखा था, और फिर वो आगे अपने स्टूडेंट्स को वो चीज़ सिखाते रहते थे, या फिर अपने बच्चों को, या वो नॉलेज जो थी वो इस तरीके से ही आगे बढ़ती थी। गुरुकुल हुआ करते थे, जिन्हें आश्रम भी कहा जाता था। वो ऐसी जगह थी जहाँ लोग सीखते थे, बच्चे आते थे, सीखते थे। बहुत से ऐसे हैं जिनका नाम सेजिस के ऊपर रखे गए हैं, जैसे कि ऋषि व्यास का आश्रम ऐसे नाम से रखे जाते थे ना। ये जंगलों के बीच में एकदम शांति और सुकून के बीच में हुआ करते थे, और बहुत से बच्चे आके यहाँ इन गुरुकुलों में सीखा करते थे। वुमेन टू, उस समय औरतों के पास भी एजुकेशन था सीखने का। ऐसे कहा जाता है ना कि हमारी हिस्ट्री में तो औरतों को सिखाया नहीं जाता था, बट अगर आप अर्ली वैदिक हिस्ट्री पढ़ो ना, रियल हिस्ट्री, तो उस समय इवन लेडीज़, औरतें भी पढ़ाई करती थी। अमंग द प्रोमिनेंट वैदिक स्कॉलर हम मैत्रेयी और विश्वाम्भरा, अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा, ये सारे बड़े बड़े नाम हैं जो उस समय की लर्नेड यानी कि एजुकेटेड लेडीज़ थीं। उस समय पे द गुरुज एंड देयर शिष्य लिव टुगेदर हेल्पिंग ईच अदर डे टू डे लाइफ। तो उस समय ना कोई भी चीज़ पार्शियल नहीं होती थी। ऐसा नहीं कि सुबह 4 घंटे स्कूल चले गए फिर घर आ गए, नहीं। अगर आप कोई काम कर रहे हो फुल डेडिकेशन के साथ, यानी कि बच्चे 15-16 साल के लिए गुरुकुल में ही चले जाते थे, वहाँ टीचर्स के साथ रहते थे और पूरे दिन सीखते रहते थे। मेन ऑब्जेक्टिव होता था कंप्लीट लर्निंग, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना सिखाना और उन्हें रियलाइज़ कराना कि वो अंदर से उनका क्या पोटेंशियल है और वो ज़िंदगी में क्या करेंगे।
स्टूडेंट्स अपने घरों से बहुत बहुत दूर सालों तक रहते थे जब तक वो अपने गोल्स को ना अचीव कर लें। द गुरुकुल वॉज ऑल्सो प्लेस जहाँ पे रिलेशनशिप और गुरु और शिष्य को स्ट्रेंथ किया जाता था टाइम के साथ। सिंपल सी बात है, अगर एक गुरु और शिष्य 10-12 साल तक साथ रहेंगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कितना स्ट्रांग हो जाएगा, बिल्कुल एक दूसरी फैमिली है। एजुकेशन के टाइम पे डिफरेंट डिसिप्लिन सीखते थे, हिस्ट्री, डिबेट, लॉ, मेडिसिन, सब कुछ सिखाया जाता था। ये एम्फेसिस नहीं था कि बस आउटर की डिसिप्लिन, बट ऑल्सो इनर डायमेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं अगला टॉपिक। मेनी मोनास्ट्रीज, विहार वर सेट अप फॉर मॉन्क्स एंड नन्स टू मेडिटेट, है ना, डिबेट एंड डिस्कस द लर्नड फॉर देयर क्वेस्ट ऑफ नॉलेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। उसी टाइम पे वहीं साथ साथ में जैसे हिंदू धर्म में ही चल रहा था तो जितनी मोनेस्ट्रीज थी, विहार थे, वहाँ पे मॉन्क और नन्स मेडिटेट करते थे, डिबेट करते थे। ऐसे लड़ाई झगड़े वाली डिबेट नहीं, रियल डिबेट, आइडियाज़ का आदान प्रदान होता था, डिस्कशन करते थे नॉलेज के ऊपर, रियल लाइफ टॉपिक्स के ऊपर, है ना। इन विहार के आसपास एजुकेशन सेंटर हायर लर्निंग डेवलप किए गए, जिससे क्या हुआ, स्टूडेंट्स सिर्फ इंडिया के ही नहीं, चाइना, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, सिलोन, जावा, नेपाल और अदर डिस्टेंट कंट्रीज से भी बच्चे यहाँ पढ़ने आया करते थे। अब बात करते हैं विहार एंड यूनिवर्सिटीज़ की। द जटका टेल्स, अकाउंट्स गिवन बाय जुआनजांग एंड आई किंग, चाइनीज स्कॉलर, और कुछ ऐसे और भी किंग्स एंड सोसाइटी थी, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय एजुकेशन को कितना प्रमोट करा जाता था। इसकी वजह से बहुत सी फेमस एजुकेशनल सेंटर्स बने, जिनमें कुछ बड़े नाम कौन कौन से हैं, तक्षशिला, नालंदा, वालभी, विक्रमशिला, ओडंतपुरी एंड जगद्दला। ये वो जगह थी जहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ सेटअप की गई। दीज यूनिवर्सिटीज़ डेवलप्ड इन कनेक्शन विद विहार, विहार के साथ कनेक्शन में बनाई गई। Those at Banaras, Navadip and Kanchi developed in connection with temples and became centers of community life in the places where they situated. तो डिफरेंस क्या था इनमें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जो विहार, जहाँ पे मोनास्ट्रीज वगैरह जैसे होते हैं ना, उनसे रिलेशन में, उनके साथ कनेक्ट होके बनाई गई, और वहीं पे कुछ ऐसी थी बनारस वगैरह में जो टेम्पल्स के साथ मिलके बनाई गई, सो दैट एक कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए बच्चों को। These institutions catered to the needs of advanced level students. अब ये बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी तो ये क्या करती थी, ये एडवांस लेवल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करती थी। ऐसे स्टूडेंट उन सेंटर को ज्वाइन किया जो हायर लर्निंग चाहते थे, अपने सब्जेक्ट का म्यूचुअल डिस्कशन करते थे, डिबेट्स करते थे, और बहुत ही बड़े बड़े लेवल पे रिसर्च करते थे। Not only this, there was also occasional summoning by a king to a gathering in which the scholars of the country of various vihar and universities would meet, debate and exchange their views. जैसे आज के टाइम पे बहुत सी समिट होती है ना, है ना, यूनियन समिट, और सब सारे स्कॉलर्स, उस समय किंग्स ये रखा करते थे, बड़ी बड़ी समिट रखा करते थे, जिसमें बहुत सारे लर्नेड लोग, सीखे हुए स्कॉलर्स आते थे, बड़े बड़े आइडियाज़ डिस्कस करते थे और नई नई इन्वेंशंस डिस्कस करते थे। In this section, we will give you the glimpse of two universities of the ancient period. These universities were considered among the best centers of learning in the world. तो अब बात करेंगे हम दो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, है ना। ये दुनिया की बेस्ट अमंग द बेस्ट में से हैं, और ये रिसेंटली हेरिटेज साइट डेवलप वो बना दी गई हैं बाय यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनेस्को की तरफ से। तो पहली है हमारी तक्षशिला, जिसे पहले तक्षशिला भी कहा जाता था। एंशियंट टाइम्स में तक्षशिला वॉज अ नोटेड सेंटर ऑफ लर्निंग, बहुत ही पॉपुलर था लर्निंग के लिए, जहाँ पे रिलीजियस टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म सेवरल सेंचुरीज तक चलती रही। इवन बहुत टाइम तक ये स्टूडेंट्स इससे अट्रैक्ट होते रहे, कब तक, जब तक इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया गया 5th सेंचुरी में। इट वॉज नोन फॉर इट्स हायर एजुकेशन, बहुत मानी जाती थी हायर एजुकेशन के लिए। एंड द करिकुलम comprised the study of ancient scriptures, law, medicine, astronomy, military science, 18 syllabus और arts, इतनी सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हायर एजुकेशन दी जाती थी। तक्षशिला became so famous as a place of learning due to its teachers' expertise. उसके जो टीचर्स थे ना, वो कोई नॉर्मल लोग नहीं थे, इवन वो कुछ साइंटिस्ट थे। Among its noted pupils were the legendary Indian grammarian Panini. Panini जो नाम बहुत ही पॉपुलर है, वो उसके स्टूडेंट रह चुके हैं। ही वॉज एक्सपर्ट इन लैंग्वेज, वो उस अपनी लैंग्वेज और ग्रामर में एक्सपर्ट थे। तो जो लैंग्वेज थी ना, यानी कि जो हिंदी, संस्कृत, उस समय जो भी थी, उनमें वो एक्सपर्ट थे, और उन्होंने बहुत ही पॉपुलर ग्रामर के ऊपर बुक लिखी थी। कौन सी? अष्टध्यायी जीवका, वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड फिजिशियंस इन द एंशियंट इंडिया, एंड चाणक्य, अ स्किल्ड एक्सपोनेंट ऑफ, मतलब चाणक्य का नाम तो हम सब जानते हैं ना,
वो पॉलिटी में एक्सपर्ट हैं, मतलब गॉड ऑफ पॉलिटी उन्हें कहा जाता है। तो स्टूडेंट केम टू तक्षशिला, ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो थे ये तक्षशिला से पढ़े हुए हैं, काशी से, कोसला से, मगध से और बहुत बहुत दूर दूर कंट्री से ये लोग यहाँ आते थे। तक्षशिला वॉज एन एंशियंट इंडियन सिटी। अब बात करी जा रही है तक्षशिला है कहाँ, क्या है, ठीक है, जो कि अब नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में पड़ता है। इट इज़ नाउ एन इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट टू बी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980, है ना। इसकी फेम जो है रेस्टेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेयर चाणक्य सेड टू हैव कंपोज्ड हिज अर्थशास्त्र। चाणक्य की सबसे पॉपुलर बुक अर्थशास्त्र माना जाता है कि इसी जगह पे चाणक्य ने लिखी थी। आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंगम ने डिस्कवर करी थी इसके रूइंस इन द मिड 19th सेंचुरी, यानी कि 1950 के आसपास। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोल ऑफ टीचर्स, बात करते हैं। टीचर्स हैड कंप्लीट ऑटोनॉमी इन ऑल सब्जेक्ट्स एस्पेक्ट फ्रॉम सेलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स टू डिजाइनिंग देयर सिलेबी। बात करी जा रही कहाँ की, तक्षशिला यूनिवर्सिटी की, कि वहाँ पे टीचर का क्या रोल होता था। वहाँ पे टीचर के पास फुल ऑटोनॉमी थी, यानी कि वो कौन से बच्चे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पढ़ने के लिए और वो क्या पढ़ेंगे, सिलेबस, ये सब कुछ टीचर के हाथ में होता था। When the teacher was satisfied with the performance of student, the course concluded. और कब खत्म होता था कोर्स, जब टीचर अपने स्टूडेंट से सेटिस्फाई हो जाता था। He would admit as many student as he liked. जितने स्टूडेंट वो चाहता था एडमिट कर सकता था, पढ़ा सकता था जितनों को वो चाहे। डिबेट और डिस्कशन उस समय प्राइमरी मेथड थे टीचिंग के, यानी कि डिस्कशन से बैठ के बातें हो रही हैं, डिबेट हो रहा है, अलग अलग विचारों पे अलग अलग एक्सप्रेस किए जा रहे हैं अपने अपने थॉट्स। टीचर व असिस्टेड बाय द एडवांस लेवल स्टूडेंट, और टीचर के जो एडवांस लेवल स्टूडेंट थे वो उनसे असिस्ट किए जाते थे। अगर आप ध्यान से सोचो ना, रियलिटी में आपको बताऊँ, ये एग्जैक्ट मैथड है जो आज के टाइम में हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MITs जैसी जगह पे चल रहा है। बट इंडिया में अब हम एक अलग मोड पे आ गए, एक ना फैक्ट्री जैसा हो गया है, टीचर आता है, पढ़ाता है, चला जाता है। बट वहीं आप देखो जो अभी भी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ है ना, जैसे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, ये सेम चीज़ को फॉलो कर रही हैं, जो कि इंडियन कल्चर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है नालंदा यूनिवर्सिटी। ये भी बहुत ही ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी रही है, और अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत। नालंदा, व्हेन ज़ुआंगज़ांग जो थे इंडिया आए थे, हु वॉज कॉल्ड नाला एंड वॉज अ सेंटर ऑफ हायर लर्निंग इन वेरियस सब्जेक्ट्स। जो उनकी बुक थी, है ना, जो ज़ुआंगज़ांग थे, ये ज़ुआंगज़ांग ये बहुत पॉपुलर राइटर थे जो इंडिया आए थे घूमने, और उन्होंने इंडिया कई चीज़ों के बारे में लिखा, है ना। द यूनिवर्सिटी अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल एज वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी बहुत दूर दूर से बच्चों को अपने यहाँ लाती थी, मतलब बच्चे आते थे खुद वहाँ पढ़ने, बहुत ही दूर दूर की जगह से। द चाइनीज स्कॉलर्स आइजिन एंड ज़ुआंगज़ांग, ये चाइनीज स्कॉलर्स थे। ये क्या थे, इंडिया नालंदा यूनिवर्सिटी में आए थे 7th सेंचुरी में विजिट करने। दे हैड गिवन विविड अकाउंट्स ऑफ नालंदा, यानी कि अपनी राइटिंग्स में, अपनी बुक्स में उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। दे हैव नोटेड एज मेनी एज 100 डिस्कोर्सेज हैपेंड ऑन डेली बेसिस। उन्होंने क्या बताया उसमें, ऐसी बहुत सी चीज़ें बताई जो वहाँ पे डेली होती थी। इन अ वेराइटी ऑफ डिसिप्लिन्स थ्रू द मेथड्स ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। ऐसे 100 से भी ज़्यादा चीज़ें थी जो वहाँ पढ़ाई जाती थी हर दिन, अलग अलग डिसिप्लिन्स में, विद द मेथड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। ज़ुआंगज़ांग हिमसेल्फ बिकेम अ स्टूडेंट ऑफ नालंदा टू स्टडी योग शास्त्र। वो खुद वहाँ स्टूडेंट बन गए, क्या सीखने के लिए, योग शास्त्र के बारे में। ही मेंशन्ड दैट द चांसलर ऑफ नालंदा शिलभद्र वॉज द हाइएस्ट लिविंग अथॉरिटी इन योग। उन्होंने क्या बताया, जो चांसलर थे नालंदा यूनिवर्सिटी के, जिनका क्या नाम था, शिलाभद्र, वो पूरे वर्ल्ड में योग की हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी थे, यानी कि योगा के पूरे वर्ल्ड के जो सबसे एक्सपर्ट इंसान थे। द कोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय नालंदा यूनिवर्सिटी कवर्ड अ वाइड रेंज, ऑलमोस्ट एंटायर सर्कल ऑफ नॉलेज देन अवेलेबल, यानी कि वहाँ पे हर तरीके की चीज़ों पे आप कोर्स कर सकते हो, कुछ भी जो आप सोच सकते हो। स्टूडेंट्स एट नालंदा स्टडीड वेदास एंड वर ऑल्सो ट्रेन्ड इन फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स, आर्ट ऑफ वॉरफेयर जैसी चीज़ें तक। इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें वहाँ पढ़ा दी जाती थी, बहुत ही डीप में, एकदम साइंटिस्ट लेवल। द एंशिएंट नालंदा वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द 5th सेंचुरी। अब बात करते हैं नालंदा के बारे में। 5th सेंचुरी CE से 12th सेंचुरी CE तक ये बनी रही थी। लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजगीर, आज के टाइम पे बिहार में राजगीर नाम की जगह पे ये कभी हुआ करती थी नालंदा। अब ये पता है फिर से स्टार्ट होने वाली है नालंदा यूनिवर्सिटी, गूगल करना तुम इसके बारे में। नालंदा वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड यूनेस्को ने इसे भी क्या, रूइंस, जो नालंदा महावीर की जो रूइंस हैं उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया है। न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज एनवाइसेज्ड एज सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। माना जाता है कि जो अब ये बनाई जाएगी, पर ये बुक बहुत पहले की लिखी हुई है। अब ये बुक अब ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इवन स्टार्ट होने वाली है। चलो अब बात करते हैं द रोल ऑफ कम्युनिटी की।
एट दैट टाइम नॉलेज वॉज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड नो फी वॉज चार्ज। उस समय पे नॉलेज जो थी ना उसको पवित्र माना जाता था, तो इसीलिए उसकी कोई फीस वगैरह नहीं होती थी। कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एजुकेशन वर कंसिडर्ड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डोनेशन। और एजुकेशन की तरफ अगर आप कुछ कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हो तो उस समय का हाईएस्ट फॉर्म माना जाता था डोनेशन के लिए। ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूटेड इन सम फॉर्म और द अदर। इस सोसाइटी के सभी लोग किसी न किसी फॉर्म में इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कुछ न कुछ डोनेट करते थे। फाइनेंशियल सपोर्ट रिच मर्चेंट से, राजाओं से, वेल्दी पेरेंट्स से दिया जाता था। उसके अलावा सोसाइटी को बिल्डिंग्स गिफ्ट कर दी जाती थी, ज़मीन गिफ्ट कर दी जाती थी यूनिवर्सिटीज़ को, है ना, कि अगर कोई बहुत अमीर आदमी है उसके पास बहुत ज़मीन है तो उसने खुश होके वो ज़मीन उस यूनिवर्सिटी के नाम कर दी कि यहाँ पे इतना पवित्र काम हो रहा है। दिस फॉर्म ऑफ फ्री एजुकेशन वॉज ऑल्सो प्रिवेलेंट इन द अदर एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ लाइक वल्लभी, विक्रमशिला एंड जगदला। ये सारी जगह पे भी इसी तरीके की सिस्टम चल रहे थे। एट द सेम टाइम इन द साउथ ऑफ इंडिया अग्रहारा सर्व्ड एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। साउथ में कौन सा था? अग्रहारा। साउथ इंडियन किंगडम ऑल्सो हैड अदर कल्चरल इंस्टीट्यूशन नोन एज घतिका एंड ब्रह्मपुरी। वहाँ पे थे उस तरीके और भी कुछ इंस्टीट्यूशन थे जैसे घतिका और ब्रह्मपुरी। घतिका क्या था? एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग रिलीजन एंड वॉज स्मॉल इन साइज। घतिका कौन से होते थे? जहाँ पर रिलीजन सिखाया जाता था और वो थोड़े छोटे होते थे। एंड अग्रहारा वॉज अ बिगर इंस्टीट्यूशन, अ होल सेटलमेंट ऑफ लर्नड ब्राह्मण्स। वहीं पे अग्रहारा क्या होते थे? बड़े इंस्टीट्यूशन होते थे, वहाँ पे बहुत ही पढ़े लिखे ब्राह्मण होते थे विद इट्स पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड वॉज मेंटेन्ड बाय जेनरस डोनेशन फ्रॉम द सोसाइटी। उनके पास वो अपनी गवर्नमेंट की पावर थी, वो अपने एरिया में अपना रूल चलाते थे और इनको मदद मिलती थी बड़े बड़े लोगों के डोनेशन से। टेम्पल, मठ, जैन मस्जिद एंड बुद्धिस्ट विहार ऑल्सो एग्जिस्टेड एज अदर सोर्स ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये भी होते थे। अब बात करते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, कि आगे ये कैसे कंटिन्यू हुआ। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यूड इन द फॉर्म ऑफ आश्रम इन टेम्पल एंड एज इंडिजिनस स्कूल्स। आने वाले टाइम में किस तरीके कंटिन्यू हुआ? आश्रम बनने लगे मंदिरों में जहाँ पे पढ़ाई की जाती थी धर्म की, और इंडिजिनस स्कूल्स यानी कि खुद के बनाए हुए स्कूल्स बनने लगे। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड मकतबाज एंड मदरसाज बिकेम पार्ट ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो जब ये जो पूरा वो था, जब बीच में मुगल्स का रूल आया तो उस समय पे मदरसे बनने लगे जहाँ पे उनको भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनाया गया, है ना, क्योंकि धर्म की नॉलेज तो हर धर्म के लिए ज़रूरी है, चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी धर्म हो, तो हर धर्म की नॉलेज दी जाने लगी। प्री कॉलोनियल पीरियड यानी कि जब अंग्रेज़ों का जो शासन था वो बस शुरू ही होने वाला था, उससे पहले की बात कर रहे हैं। इंडिजिनस एजुकेशन फ्लरिश्ड इन इंडिया। खुद की एजुकेशन जो थी इंडिया में काफ़ी बढ़ गई थी। दिस वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द फॉर्मल सिस्टम दैट हैड टेकन रूट्स अर्लियर। द सिस्टम वॉज मोस्टली रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। तो आने वाले टाइम में जब हम आगे बढ़ गए थे, उसके बाद भी काफ़ी हद तक हमारे जो धर्म की और अपना मेडिटेशन की इन सारी नॉलेज को दी जाने लगा। टोल्स इन बंगाल, पाठशाला इन वेस्टर्न इंडिया एंड चतुष्पदीज इन बिहार एंड सिमिलर स्कूल्स एग्जिस्टेड इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग पार्ट में ये सब एग्जिस्ट करते थे। लोकल रिसोर्सेज जो कि डोनेशन से, सपोर्ट से चलते थे ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट। रेफरेंसेज इन द टेक्स्ट एंड मेमोरीज इन्फॉर्म देयर दैट विलेजर्स ऑल्सो सपोर्टेड एजुकेशन इन सदर्न इंडिया। अब पुरानी चीज़ें तो पढ़ो तो पता चलता है कि इवन जो गाँव के लोग थे ना, वो भी पैसे देते थे, थोड़ा थोड़ा करके मदद करते थे और सपोर्ट करते थे एजुकेशन को। As we understand, the ancient education system of India focused on the holistic development of the students. अब देखो इतनी देर हमने पढ़ा, क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि हमारी जो पहले की एजुकेशन थी ना, वो एक बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देती थी। होलिस्टिक यानी कि ओवरऑल उसका जो कैरेक्टर है वो कैसा बिल्ड हो रहा है। ये नहीं कि सिर्फ एक पढ़ाई में अच्छा है या स्पोर्ट्स में अच्छा, नहीं, ओवरऑल एज अ स्टूडेंट एक ऐसा इंसान वो कैसा बन रहा है। inner outer self, thus preparing them for life. Education was free and not centralized. Education free थी और ऐसा नहीं था कि एक ही एजुकेशन सिस्टम पूरे इंडिया में चल रही है, नहीं, अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती थी। Its foundations were led in the rich cultural traditions of India, thereby helping in the development of the physical, intellectual, spiritual, artistic aspects of the holistically, मतलब लाइफ के इस सारे एस्पेक्ट्स को वो कवर करती थी। Our present education system has a lot to learn from the ancient education system of India. Most important line, मैं भी ये मानता हूँ कि हमारा जो आज का एजुकेशन सिस्टम है ना, उसके पास बहुत कुछ है सीखने को हमारे एंशियंट एजुकेशन सिस्टम से। आप खुद भी सोचो कितनी सारी नई नई पॉलिसी आ रही है, कितना ज़रूरी हो गया था ये सब कुछ, इतना मोनोटोनस सिस्टम बन गया था, इतना बोरिंग हो गई थी स्टडीज़ कि कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए बट वहीं आप बात करो
कि ये गुरुकुल वगैरह ये सारी चीज़ें फिजिकली पढ़ाना ये सब कुछ एंशियंट टाइम में ऑलरेडी चल रहा था एंड चिल्ड्रन वर एक्सेलिंग इन देयर लाइफ। मतलब सारे बच्चे जो इनसे पढ़ के निकलते थे अपनी ज़िंदगी में खुश होते थे क्योंकि वो पढ़ाई के अलावा और भी बहुत कुछ सीखे हुए होते थे। बट अब जो हमारा सिस्टम बन गया है ये बहुत ही बोरिंग सा हो गया था, तो इसीलिए नई एजुकेशन पॉलिसी आपके लिए आ चुकी है और उसकी बाद भी धीरे धीरे ऐसे अपडेट्स आते रहेंगे। Therefore, the stress is being laid on connecting learning to the world outside the school. Today, educationalists recognize the role and importance of multilingual and multicultural education, thereby connecting the ancient and the traditional knowledge with the contemporary learning. तो आज की जो चीज़ें हैं जो हमको पढ़ाई जा रही हैं, तो अब इस तरीके से हमको पढ़ाई जा रही है कि मल्टी कल्चरल, ऐसा ना हो कि बच्चा सिर्फ एक ही कल्चर को पकड़ के बैठा रह जाए, पूरी दुनिया की उसको नॉलेज हो, तभी वो पूरी दुनिया से कनेक्ट कर पाएगा इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। तो बस इतना सा था, एक्चुअली इतना नहीं, काफ़ी बड़ा चैप्टर हो गया है, बट डोंट वरी, आई होप आपको पूरी तरह समझ में आया होगा, है ना। अब मुझे फटाफट कमेंट करके बता दो कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वेरी वेरी बैड, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।